हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा अबाउट 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हर एक सब्जेक्ट्स की कंबाइंड मिक्स एमसीक्यूज है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एंड दिस इज अबाउट माय प्रोफाइल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी मटेरियल्स दे ओबे हुक्स लॉ विद इन। इसका आंसर क्या होगा? हर एक मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है विद इन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, रीजन ये है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हुक्स लॉ देखिए, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक्स लॉ का मतलब ही है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग योंग्स मॉडुलस लिखेंगे। सो योंग्स मॉडुलस विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ये जो भी है दिस वन इज कांस्टेंट अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसीलिए आंसर हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी अभी मैंने बताया इन दोनों का रेशियो का हम लोग क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ ए टेस्ट पीस अंडर टेंशन इंडिकेट। टेंशन में जो होगा परसेंटेज इलोंगेशन को हम लोग क्या कहेंगे? जब हम लोग एक मान लीजिए एक मेटल पीस है, उसको हम लोगों ने टेंजाइल किया, इसको हम लोगों ने खींचा दोनों तरफ से, तो परसेंटेज इलोंगेशन, अगर ये इलोंगेट हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, स्टिफनेस या डक्टिलिटी। देखिए, कोई भी अगर तार वगैरह को खींचेंगे या मेटल पीस को खींचेंगे, अगर वो खींच रहा है, मतलब खींचने पे अगर वो इलोंगेट हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज डक्टिलिटी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी होगा, डक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद है, रुकिए, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बार इज डबल्ड देन इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बार विल बी। क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया और इलोंगेशन। इलोंगेशन पहली बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इलोंगेशन की फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आप लोगों को इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। इलोंगेशन की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल बाई 2E। अब देखना ये है, अगर इलोंगेशन होगा तो ये जो भी इलोंगेशन की फॉर्मूला, ये सेल्फ वेट की इलोंगेशन की फॉर्मूला है। तो अभी हमें पूछा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डबल्ड हो जाता है तो इलोंगेशन क्या होगा। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के फॉर्मूला में यहाँ पे कोई एरिया नहीं दिख रहा है, नो एरिया। ठीक है, तो अगर एरिया नहीं दिख रहा है तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो जिसके कारण जो आंसर होगी दी इलोंगेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। चाहे एरिया दुगना हो, 3 गुना हो, आधा हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। किसकी डक्टिलिटी मैक्सिमम है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील एंड पिग आयरन। किसका ज्यादा है? इनमें से सबसे जो इम्प्योरेस्ट फॉर्म है वो हो जाएगी पिग आयरन, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है यहाँ पे दे के नहीं रखा है, वो हो जाता है रूट आयरन। ठीक है, प्योरेस्ट एंड इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो प्योरेस्ट का मतलब ये है कि रूट आयरन में सबसे कार्बन क्या है, कार्बन कंटेंट सबसे लो है, लेकिन पिग आयरन में कार्बन कंटेंट सबसे
हाई है, तो जिसके कारण डक्टिलिटी क्या हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है डक्टिलिटी, लेकिन कार्बन कंटेंट जिसमें ज्यादा होते हैं वो हमेशा ब्रिटल होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है डक्टिलिटी। सो अगर मैं इन चारों में से देखूं, सबसे कार्बन कंटेंट जो कम है माइल्ड स्टील में है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो माइल्ड स्टील होगा। और माइल्ड स्टील में, इन चारों में से माइल्ड स्टील में कार्बन कम होने के कारण माइल्ड स्टील को डक्टाइल कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैं आप लोगों को बताया था किसमें कितना कितना परसेंटेज कार्बन है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि कार्बन कंटेंट किसमें है। पिग आयरन में हाईएस्ट है क्योंकि ये इम्प्यूरेस्ट है, और रूट आयरन जो है लेस देन 0.1 परसेंटेज है, और प्योर आयरन 0.0%। ये प्योर आयरन कोई फॉर्म में नहीं होते, रूट आयरन होते हैं। सो ये और एक पिग आयरन, एक रूट आयरन। और अगर इन चारों, इनमें से दोनों में से देखा जाए तो रूट आयरन सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा और सबसे ज्यादा ब्रिटल होगा पिग आयरन। ठीक है, और इनमें से अगर देखा जाए माइल्ड स्टील आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका रिलेशनशिप जो है यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला जो है, यंग्स मॉडुलस ऑफ दो रिलेशनशिप है। एक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और दूसरा रिलेशन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। ये रिलेशनशिप है जी और ई के बीच में, जी रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस, और ये रिलेशन है यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिजिडिटी। अब हमें ये टिक करना है, तो ऑप्शन हो जाएगी 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद और एक रिलेशनशिप है जो कि ई, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस तीनों की, दैट इज ई इज इक्वल टू 9 kg बाई 3k प्लस जी। ठीक है, तीनों के रिलेशनशिप है। तो ये पूरा आपको याद करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आ चुका है, भले वो जेई हो, एई हो, हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो भी रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब वॉल्यूमेट्रिक की बात आते हैं तो उस समय आप लोगों को याद रखना है ओनली दिस विल बी बल्क मॉडुलस। सो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज, पॉइजन्स रेशियो किस किस का रेशियो है। पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, लेकिन माइनस साइन हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रीजन ये है जब एक मटेरियल है इसको हम लोग खींच रहे हैं, खींचने के कारण क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली प्लस हो जाएगी, लेकिन लेटरली क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस का मतलब है माइनस लेटरल, सो माइनस लेटरल बाय प्लस लॉन्गिट्यूडनल, जो कि ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, उसके बाद पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्लेन्ड एज, क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की रेशियो, रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहता है, या तो कभी कभार हम लोग कहते हैं उसको शियर, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, the ability of the material to absorb energy till the elastic limit, इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्व करने की जो सहन शक्ति है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेजिलियंस। ठीक है, जो ग्राफ है माइल्ड स्टील का मैं इसी में समझा देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक सीधा जाएगा, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट आएगा,
उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्व करने की जो सहन शक्ति है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट कितना होगा? माइल्ड स्टील का 1 क्यूबिक मीटर का, ये एकदम आपको याद रखना है कि माइल्ड स्टील का जो 1 मीटर क्यूब का वेट होता है 7850 kg, या सिंपल स्टील का ले लो, स्टील का जो डेंसिटी है 7850 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 7850 kg। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। योंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। इसमें हो जाएगी योंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस। जैसे अभी मैंने बताया था, योंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। पॉइजन्स रेशियो, जैसे ये पहला वाला लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल टू लीनियर या लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल, मतलब पॉइजन्स रेशियो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक के साथ, ठीक है। रिजिडिटी मॉडुलस हो जाएगी शेयर के साथ। उसके बाद योंग्स मॉडुलस हो जाएगी डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो भी है मैंने दिखा दिया आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज गिवन एज। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी इज विल बी गिवन एज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग इससे यू से, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ, या तो हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, या तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिर से a bar L length long and having its area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by। स्ट्रेन एनर्जी हमने निकालनी है, तो जैसे मैंने अभी बताया था स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, और डेल्टा की फॉर्मूला क्या है? पी एल बाई ए ई। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एल बाई 2 ए ई। पी का मतलब हो गया लोड, लेकिन यहाँ पे लोड का वैल्यू दे के रखा है लोड डब्ल्यू। सो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 2 ए ई। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली फेवरेबल व्हेन एवर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब लोड जो होगा वो ग्रेजुअली अप्लाइड होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहते हैं कि सडनली अप्लाइड या सडन अप्लाइड लोड, तब इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई सिंपल ए ई, नॉट 2 ए ई। ये जो 2 ए ई है ये तभी लगेगा जब ग्रेजुअली अप्लाइड होगा, अगर सडनली अप्लाइड होगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई ए ई होगा। तो इसमें ग्रेजुअली अप्लाइड है तो आंसर हो जाएगी हम लोगों की ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं the property of a material by which it can be beaten or rolled into plates। प्लेट में हम लोग जो शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। और तार फॉर्म में लेके जा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आंसर नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली axial load, no, strain energy due to sudden axial load is given by।
रिजल्टेंट स्ट्रेस पी, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था सडन लोड है, तो इसमें हो जाएगी हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा के जगह सिर्फ पी इंटू डेल्टा होगा, जो कि हम लोग की जो आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाफ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी। अगर हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, नन ऑफ द। आंसर हो जाएगी हम लोगों की आइसोट्रोपिक। ठीक है, हर डायरेक्शन में होगा तो आइसोट्रोपिक होगा, लेकिन हर एक पॉइंट में हो अगर सेम प्रॉपर्टी होगा देन इट विल बी टर्म्ड एज होमोजेनस। दो चीजें आप लोगों को याद रखना है, आइसोट्रोपिक और होमोजेनस का मतलब क्या। आइसोट्रोपिक का मतलब है हर एक डायरेक्शन में, लेकिन हर एक पॉइंट में होगा सेम तो होमोजेनस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ सेगमेंट of a beam, the shear force will be constant over its length and is given by shear force की फॉर्मूला क्या होगा अगर बेंडिंग मोमेंट दे के रखा है तो इसमें हम लोग की हो जाएगी, देखिए बेंडिंग मोमेंट जो दे के रखा है इसमें बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। अब हमें shear फोर्स निकालनी है, shear फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया शेयर फोर्स की फॉर्मूला। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट ही कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है और आंसर में कुछ है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की नॉन ऑफ द अबोव। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शेयर फोर्स वेरीज द शेयर फोर्स वेरीज फॉलोइंग। कैसा होगा, कैंटिलीवर बीम है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमें पूछ रहा है कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। देखिए कैंटिलीवर बीम में जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, और अगर ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, लेकिन अगर इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है तो ये इस तरीके का होगा, मतलब ये लीनियर हो गया और ये वाला हो जाएगी हम लोग की पैराबोलिक बीएमडी होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है शेयर फोर्स के बारे में, तो ये लीनियर लॉ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, द बेंडिंग मोमेंट इज रिटेन एज। बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, एम बाय, ये तो डायरेक्ट हम लोग की इक्वेशन है, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। ये फ्लेक्सरल फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। टॉर्सन दो फॉर्मूला होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस की फॉर्मूला और टॉर्जनल स्ट्रेसेस की फॉर्मूला। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला है, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। तो इसमें कौन सा होगा, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर ए बीम द टर्म m by ei। देखिए m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e by r। अभी मैंने बताया था, अगर इससे मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगी, m by ei हो जाएगी इक्वल टू 1 by r। तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्वेचर। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है बताऊंगा आप लोगों को। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। कौन सा होगा, इसमें हो जाएगी वेयर इट इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। जब बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव से जाके नेगेटिव हो जाता है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, the maximum shear force in a simply supported beam of span L subjected to a central load W। देखिए एक बीम है उसमें स्पैन L है, लोड लगा कर रखा है W सेंटर में, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है रिएक्शंस पे निकलेगा जो कि
अगर सेंटर में लगा के रखा है मतलब L/2 और L/2, मतलब ये जो W है ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, W/2 और W/2, और ये जो है मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा, डेट इज W/2। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं W तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो W/2 विल बी दी मैक्सिमम शेयर फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो BD³/12 है, BD³/12, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा BD³/12। ये सारा जो है फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट है ये, ऐसा कुछ है नहीं सीखने वाला चीज इसमें। ठीक है, सो आंसर हो जाएगी हम लोग की C, BD³/12। नेक्स्ट है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L subjected to uniformly distributed load of intensity W kilonewton per meter over its entire length, the maximum bending moment is given by। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें UDL है ओवर द एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो फॉर्मूला है सेंटर में होगा, बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम है वो सेंटर में होगा। BMD डायग्राम ये है और ये जो वैल्यू मैक्सिमम है और उसकी फॉर्मूला हो जाएगी WL²/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग की, जैसे ये है अभी मैंने बताया था WL²/8 एंड शेयर फोर्स WL/2 दोनों तरफ सपोर्ट्स में मैक्सिमम होगा शेयर फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD, इसका आंसर क्या हो जाएगी? द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम जो है मतलब यही कह रहा है कि अगर शेयर फोर्स की मैं स्लोप निकालूंगा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये सारा चीजें जो है एक्चुअली यूनिट से अगर करें ना ज्यादा फायदा है। द यूनिट शेयर फोर्स की यूनिट है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को डिवाइड करेंगे मीटर, सो किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये किसका यूनिट है? ये हो गया स्लोप ऑफ लोडिंग, ना बिल्कुल नहीं है, एरिया ऑफ लोडिंग नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, एंड ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, रिलेशनशिप बिटवीन दी बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इन तीनों के रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला है किलो न्यूटन मीटर, अगर मैं इसको मीटर से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी किलो न्यूटन, जो कि शेयर फोर्स होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि डिफरेंशिएट अगर करेंगे बेंडिंग मोमेंट को तो वो शेयर फोर्स बन जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद और एक चीज कि क्या रिलेशनशिप है शेयर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। फिर से मैं अगर शेयर फोर्स को दैट इज किलो न्यूटन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि लोड इंटेंसिटी बनेगा। ठीक है, लोडिंग इंटेंसिटी या लोड इंटेंसिटी, ये है रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the most distant point of the section from the neutral axis is called as। इसको क्या कहेंगे हम लोग? किस का रेशियो है? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन मॉडुलस Z व्हिच इज इक्वल टू I/I मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई सेक्शन ऑकर्स एट डी। बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा आई सेक्शन में कहां पे होगा? इन द आई सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम एट द, कहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, एट दी आउटर मोस्ट फाइबर, जो कि इस डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हैं सबसे सेंटर में बेंडिंग स्ट्रेस कम है, सबसे ज्यादा है एक्सट्रीम फाइबर्स में, तो आउटर मोस्ट फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ ए सर्कुलर बीम इज गिवन। सर्कुलर बीम के लिए रेशियो क्या होगा? ये हो जाएगी हम लोगों की
मैक्सिमम टू एवरेज, इसका रेशियो जो ये जो भी रेशियो है सर्कुलर बीम के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है 1.33 होते हैं, जो कि हम लोग की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विच इज 4/3। और इसी के जगह अगर मान लीजिए सर्कुलर बीम के जगह हम लोग के रेक्टेंगुलर बीम पूछते, रेक्टेंगुलर बीम के लिए पूछते, तो हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1.5 होगा, जो कि हम लोग का 3/2 हो जाता अगर रेक्टेंगुलर की होती। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर के लिए 4/3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, by applying static equations as summation of horizontal forces, summation of vertical forces and summation of moment, ये तीनों इक्वेशन को यूज करना है और इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस पे निकाल सकते हैं, शेयर फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, जो हम लोग की गॉज प्रेशर है ये कितना होगा, गॉज प्रेशर इज इक्वल टू दी, क्या हो सकता है, ऑप्शन दे के रखा, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए पहला चीज है आप लोगों को याद रखना है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज या गेज प्रेशर। ठीक है, तो हमें पूछा गया है गेज प्रेशर, सो गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू दी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स, यूट्यूब मैनोमीटर की काम क्या है, व्हाट डज इट मेजर्स, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, difference in pressure between 2 points, difference in total energy between 2 points and absolute pressure at a point। क्या हो सकता है, इसका आंसर है इट मेजर्स द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर का काम है प्रेशर डिफरेंस मेजर करना बिटवीन द 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन विच पॉइंट, it is the distance between the center of gravity of the body and the metacenter, center of gravity of the body and the center of buoyancy, center of gravity of the body and the center of pressure and the center of buoyancy and metacenter। तो इसका आंसर हो जाएगी हम लोगों का, देखिए तो मेटा सेंटर है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड द बायोएंट फोर्स, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर। ठीक है, so metacentric height is given as the distance between the center of the gravity of the body and the metacenter। metacentric height का मतलब है metacenter और center of gravity के बीच में distance। इसके बाद next question है, when the cohesion between molecules of a fluid is greater than adhesion between fluids and the glass, then the free level of fluid in glass tube dipped in the glass vessel will be, कौन सा होगा, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोहिशन ज्यादा होगा, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड देन एडहेशन, अगर कोहिशन ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू दी एडहेशन, तो उसमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या सेम लेवल पे रहेगा। अगर कोहिशन ज्यादा होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा, जो लिक्विड है वो नीचे जाएगा, मतलब इट विल बी द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी लोअर देन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, मतलब जो हम लोग की फ्लूइड है ये इस तरीके का हो जाएगा अगर कोहेशन ज्यादा हुआ तो। उसके बाद नेक्स्ट है, ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम। ठीक है,
और एक है कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल, तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप पूछ रहा है कि हम लोग की स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा क्या, व्हेनेवर द मेटा सेंटर, मतलब हाइट जो है ना, मेटा सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके बीच में डिफरेंस डिटेल्स में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें है डिटेल्स में, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि whenever the center of the buoyancy is above the center of gravity। ठीक है, बायोंसी जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये बायोंसी ऊपर रहेगा तो स्टेबल। अनस्टेबल में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बायोंसी वो रहेगा नीचे। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज द सेंटर ऑफ द बायोंसी दोनों सेम लेवल पे रहेगा, तब हो जाएगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल में आपको याद रखना है सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए बी एंड सी, ए बी सी। तो अगर ए बी सी के फॉर्म में रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अभी हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये था हम लोगों का, बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, व्हेनेवर द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हेनेवर द मेटा सेंटर, या तो व्हेनेवर द मेटा सेंटर या तो सेंटर ऑफ बायोंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेट इज एट द सेंट्रॉइड, अबव द सेंट्रॉइड, बिलो द सेंट्रॉइड और एट द मेटा सेंटर। आंसर हो जाएगी सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेट इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड। ठीक है, बिलो द सेंट्रॉइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स बॉडी इज कॉल्ड, जो भी अपवर्ड थ्रस्ट लगाया जाता है फ्लूइड का, दैट अपवर्ड थ्रस्ट इज कॉल्ड एज बायोंसी। इसको हम लोग बायोंसी कहेंगे, बायोंसी या बायोन फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज, जिस पॉइंट से रिजल्टेंट प्रेशर लगेगा ऑफ द लिक्विड विच में बी टेकन टू एक्ट एज, लेकिन इमर्स्ड बॉडी में, जब पानी के, जैसे ये पानी है, पानी के अंदर एक बॉडी है, उस बॉडी के जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट रिजल्टेंट प्रेशर, ये अगर रिजल्टेंट प्रेशर है, रिजल्टेंट प्रेशर जिस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एक्ट हो रहा है, सो सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि मान लीजिए 4 मीटर ऑफ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 मीटर ऑफ ऑयल है, उसको हम लोग 4 मीटर ऑफ ऑयल है। ठीक है, उसको मैं वाटर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, सिंपल 4 मीटर ऑफ ऑयल को जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से माइनस करूँगा तो ये मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें दे के रखा है कि 4.5 मीटर ऑफ वाटर, 4.5 मीटर ऑफ वाटर, 4.5 मीटर ऑफ वाटर मुझे करना है कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल। तो मैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा 0.9 से, तो इसमें जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। सो इसका आंसर जो है हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 0.9 विच विल बी 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कैपिलरी राइज इज ड्यू टू, कैपिलरी राइज जो है किसके कारण होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू कोहेशन, ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसके कारण हो सकता है? कैपिलरिटी इज ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरिटी हो रहे हैं, ठीक है, ओनली सरफेस टेंशन के कारण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मैनोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर measuring the pressure, velocity, density and discharge. It is the device which is used to measure the pressure. जैसे मैनोमीटर हो गया, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, इनका काम यही है कि दो पॉइंट में बीच में प्रेशर मेजर करना, तो मैनोमीटर का काम है और मेजरिंग द प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोएंसी डिपेंड अपॉन द, बायोएंसी किसके ऊपर डिपेंड? इट डिपेंड्स अपॉन द weight of the liquid displaced, it depends upon the weight of the liquid displaced, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ specific weight of a liquid to the specific weight of pure liquid at a standard temperature is called, इस रेशियो को क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर लिक्विड, वेट का रेशियो है, ठीक है, इस रेशियो को हम लोग कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, नो सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट बाय स्पेसिफिक वेट, तो इसको हम लोग कहेंगे वेट जो यूनिटलेस होगा तो इसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्यों होगा? जो फ्लूइड फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ ओनली द रीजन इज डिफॉर्मेशन अंडर द शियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे बायोन फोर्स के? द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखिए बायोन फोर्स का मतलब है पानी के अंदर का फोर्स, अपवर्ड फोर्स पानी के अंदर का, तो इसको हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बिल्कुल नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगी हम लोग की आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट हैज, पास्कल्स लॉ इसके हिसाब से द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड में हर एक पॉइंट में जो प्रेशर होगा that one will be the of same magnitude in all the direction, so that one will be the same in all the direction, this one is being stated by Pascal, so ये Pascal's law हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट, सबसे आसान तरीका, सबसे क्विक मेथड कौन सा होगा फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा ओवन ड्राइंग मेथड, लेकिन फील्ड के लिए इन द फील्ड एम्बैंकमेंट ओवन ड्राइंग मेथड, सैंडबाथ मेथड, अल्कोहल मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो इसके आंसर हो जाएगी हम लोग का कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है, ये फील्ड में यूज होता है और ये जो है ओवन ड्राइंग मेथड ये लैब में यूज होता है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पाइकोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पाइकोनोमीटर का काम क्या है? पाइकोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द, एक तो है ये फाइंड आउट करने के लिए कि वाटर कंटेंट कितना है और दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो आंसर हो जाएगी हम लोग का पाइकोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो व्हिच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द, कौन सा मॉइस्चर कंटेंट होगा?
देखिए मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स एस कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। देखिए सॉइल की जो वॉल्यूम है ये इस रेशियो के हिसाब से है। देखिए ये जो भी है इसके बाद सॉइल की वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो इस लिमिट को हम लोग कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फर्स्ट वन इज द लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिक लिमिट, देन श्रिंकेज लिमिट। सो सबसे कांस्टेंट होने के टाइम पे जो भी लिमिट है उस लिमिट का नाम है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, जैसे इस तरफ जाएगा इस तरफ पानी बढ़ते जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाएगा, उसके बाद जितना बढ़ेगा उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉइल वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। सो दैट वन इज श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है इसकी रेंज क्या है। S is greater than 0, S is less than equal to 0, S lies from 0 to 100, S is between 0 to 100 equal to। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से लेके 100, इवन इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 100। नेक्स्ट है व्हाट इज द टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स की फॉर्मूला है टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अब ढूंढना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ plasticity index to the flow index। toughness index is the plasticity index to the flow index। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन ये है, पोरोसिटी इज इक्वल टू द E by 1 plus E, और अगर वाइड रेशियो अगर E इज इक्वल टू N by the 1 minus of N, इनके बीच में दो रिलेशन है, पोरोसिटी और वाइड रेशियो। E का मतलब है हम लोगों की वाइड रेशियो और N का मतलब है हम लोगों की पोरोसिटी। अब देखना ये है इनके बीच में रिलेशन, सो E इज इक्वल टू N इज इक्वल टू E माने वो N डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ N इंटू 1 by 1 plus E। सो तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन ये हो जाएगा हम लोग की दैट 1 plus E by 1 minus of N, E, N is equal to the तो सिमिलरली इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, द रिलेशनशिप विल बी इक्वल टू 1 plus E डिवाइडेड 1 माइनस ऑफ E इज N इंटू 1, ये हो जाएगा। रीजन ये है ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ रहा है। देखिए N इज इक्वल टू द E इंटू 1 प्लस E, सो E का मतलब क्या हो जाएगा N इंटू 1 प्लस E, सो ऑप्शन बी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम के बारे में कहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। void ratio is the ratio of volume of voids to the volume of solids, लेकिन porosity is the ratio of the volume of the voids to the total volume। so ये porosity हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका फंडामेंटल इक्वेशन है E इज इक्वल टू, या याद रखना है आप लोगों को दैट E इज इक्वल टू द WG/S। अब ढूंढना है E इज इक्वल टू W इंटू G/S, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगी वाइड रेशियो
of a saturated soil is equal to dash of water content and specific gravity of the soil। इसमें हो जाएगी, देखिए अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला E इज इक्वल टू WG/S, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेचुरेटेड सॉइल मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1, सो E इज इक्वल टू W इंटू जी। इट इज द डैश ऑफ वाटर कंटेंट, W का मतलब वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब G, मतलब इट इज द मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स मतलब कितना डेंसिटी है, इट दैट वन इज एक्चुअली यूज्ड टू इंडिकेट द, क्या कौन सा होगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी का मतलब है कितना टाइटली कंपैक्टेड है कोई चीज, मतलब इट विल बी डेंसिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी, अगर एयर ही है वाटर नहीं है, देन दैट सॉइल इज सेड टू बी ड्राई सॉइल। ठीक है, क्योंकि वाटर होता तो वेट सॉइल होता या फुल्ली सेचुरेटेड होता, लेकिन थोड़ा वाटर और थोड़ा एयर होगा तो पार्टली सेचुरेटेड होगा, और अगर पूरा ही एयर है तो वो ड्राई सॉइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, पहले वेदरिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर टूटेगा पहले छोटा छोटा पत्थर में बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स लाइक सन। कौन कौन से एजेंट्स है जिसके थ्रू ये टूटेगा, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया। ठीक है, मतलब रेन वाटर, वाटर विंड, सन का मतलब है हीट। ठीक है, ये सारा चीजें से पहले बड़े एक पत्थर जो है वो टूटेगा और वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जितने भी वेदर्ड मटेरियल्स हैं, उसके बाद डिपोजिशन, उसके बाद आप हेविल। ठीक है, तो ये हो जाएगा जियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, among the clay mineral the one which is having maximum swell tendency, सबसे ज्यादा स्वेलिंग कौन सा होता है। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को इसके थ्योरी में, कैओलिनाइट, इलाइट एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट, तीन क्ले मिनरल्स है, कैओलिनाइट, इलाइट एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट। तीनों में जो सबसे ज्यादा स्वेलिंग होते हैं वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्वेलिंग है मॉन्ट मोरिलोनाइट में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मैक्सिमम स्वेलिंग किसका होगा, कैओलिनाइट या मॉन्ट मोरिलोनाइट, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की मॉन्ट मोरिलोनाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, या जो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन ड्राई ना, ड्राई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम होता है। सो इसमें मास ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये दोनों ही वॉल्यूम है, लेकिन कौन सा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है। तो ड्राई डेंसिटी का मतलब है मास ऑफ द सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो फॉर ऑफ ए सॉइल सैंपल कैन बी टेकन, वॉइड रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, दिस वैल्यू लाइज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास टेकन वैल्यू 0 to 1, टेक एनी ग्रेटर वैल्यू देन 0। कोई भी वॉइड रेशियो का जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन सॉइल कैन बी टेकन एज, कौन सा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड्स, या रेशियो ऑफ वाटर बाय वेट टू दी
ड्राई सॉइल वेट, या तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सॉइल। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट इज दी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है ये किसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली खासकर कौन सी ग्राफ में बनाते हैं, ओएमसी, जो ड्राई डेंसिटी का ग्राफ में बनाते हैं, ड्राई डेंसिटी वर्सेस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि मतलब कॉम्पेक्शन के टेस्ट में बनाते हैं, जो कि हम लोग किसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर या मॉडिफाइड प्रोक्टर से। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर इसकी आंसर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड फ्लो कंडीशन occurring इन कोहेसिव सॉइल, कोहेशनलेस सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्विक सैंड एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि सैंड में होते हैं, लेकिन एक सैंड के टाइप नहीं है, लेकिन ये फेनोमेनन जो है सैंड में होते हैं, जो कि सैंड इज अ टाइप ऑफ कोहेशनलेस सॉइल, जो कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिकॉज सैंड इज ए कोहेशनलेस सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस द सॉइल फ्रैक्शन should be of what micron size so as to keep in a liquid medium water। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो सॉइल की जो साइज होगा वो कितना माइक्रोन होना होगा, इसका जो होगा आंसर कौन सा, इसका आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 75 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, the sedimentation analysis is based on which law, Stokes law, Kuhlmann's law, Rankine's law and none of the above। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूं, स्टोक्स लॉ जो कि हम लोग स्टोक्स लॉ के हिसाब से है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द गामा एस माइनस ऑफ द गामा डब्ल्यू बाई द ईटा इनटू द डी स्क्वायर बाई द 18। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ के हिसाब से, जो कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है पिपेट मेथड में। ठीक है, इसीलिए स्टोक्स लॉ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफाइंग ए सॉइल कंपोनेंट एज बोल्डर। कौन सी फीचर होना चाहिए जिसके कारण मैं सॉइल को बता पाऊं कि दैट सॉइल इज ए टाइप ऑफ बोल्डर। बल्कि, हार्ड, diameter more than 30 centimeter, round to angular shape, all of the above। देखिए बल्कि एक तो बोल्डर, बोल्डर ऐसा है कि बोल्डर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पत्थर है जो कि बल्कि भी होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, डायमीटर जो है 30 सेंटीमीटर या 300 mm से ज्यादा होना चाहिए, और राउंड टू एंगुलर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगी, क्योंकि सारे क्या है, जितने भी ऑप्शन है सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव। और ये भी आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि किसका साइज कितना होना चाहिए, बोल्डर्स के साइज 300 mm से ज्यादा या 30 सेंटीमीटर से ज्यादा, कॉबल्स की साइज है 80 to 300, 4.75 to 80, ग्रेवल सैंड है 75 माइक्रोन टू 4.75 माइक्रोन, सिल्ट है 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन, एंड क्ले है लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इरिगेशन कैनल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। किसके थ्रू मतलब किसके अबाउट इरिगेशन कैनल्स अलाइन होते हैं या तो अलाइन किया जाता है। इरिगेशन कैनल्स आर ऑलवेज अलाइंड अलोंग द रिज लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, when a canal and a drainage approach each other at the same level the structure so provided is। क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कैनल और एक ड्रेनेज दोनों ही सेम लेवल पे आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों के हिसाब से क्या है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका
लेवल क्रॉसिंग, क्योंकि दोनों की लेवल बराबरी में है। बहुत जगह ऐसे होगा कि कैनल नीचे रहेगा, मतलब आपका कैनल जो है या ड्रेनेज है जो कि क्या होगा, बहुत जगह कैनल ऊपर रहेगा ड्रेनेज नीचे रहेगा, या तो ड्रेनेज ऊपर रहेगा कैनल नीचे रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो पूछ रहा है कि दोनों सेम लेवल पे होते हैं, मतलब होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे लेवल क्रॉसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हेन ए कैनल इज कैरीड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बता रहा है कि जो कैनल है ये ऊपर रहेगा, ड्रेनेज नीचे रहेगा, चैनल ऊपर रहेगा, कैनल ऊपर रहेगा। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा आप लोगों का एक्वेडक्ट। सिमिलरली क्या है, अगर मान लीजिए ड्रेनेज ऊपर रहे और कैनल नीचे रहे तो इसमें हो जाए सुपर पैसेज, इसमें उसमें हो जाएगी आंसर आपका सुपर पैसेज। ठीक है, और इसमें आंसर हो जाएगी आपका एक्वेडक्ट। ठीक है, तो दोनों चीज आप लोग ध्यान, और दोनों साथ में हो तो डेट इज नोन एज आपका, अभी अभी मैंने आपको लोगों को बताया, डेट इज नोन एज लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हेन ए कैनल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज सच दैट इट्स FSL, FSL का मतलब that is FSL मतलब क्या है, full supply level does not touch the underside of the supporting structure, the structure so provided is called। इसके मतलब ये है, देखिए अभी अभी जो बताया मैंने कि कैनल ऊपर होगा ड्रेनेज नीचे होगा, लेकिन इसमें भी एक तरीका है। तरीका ये है कि कैनल जो है, कैनल जो है नीचे ड्रेनेज होगा तो ड्रेनेज की पानी को टच नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होगा टच होगी, कभी कभार ये ऊपर ही रहेगा। अब इसमें ये बता रहा है कि व्हेन ए कैनल इज फ्लोइंग अंडर प्रेशर, मतलब क्या है कि कैनल जो है इज फ्लोइंग अंडर प्रेशर एंड इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज ऊपर रहेगा और कैनल नीचे रहेगा। ठीक है, कैनल नीचे रहेगा ड्रेनेज ऊपर रहेगा, और जो कैनल है इसका क्या है, इसका जो लेवल है, इसका लेवल को ड्रेनेज ने क्रॉस किया है। मतलब द कैनल इज फ्लोइंग अंडर प्रेशर एंड इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज सच दैट इट्स फुल सप्लाई लेवल डू नॉट टच द अंडरसाइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर सो प्रोवाइडेड इज, क्या होगा इसमें, क्या होगा देखिए, इसमें दो चीजें, दो ऑप्शन होता है। अगर कैनल ऊपर रहेगा तो उसमें होगा एक्वेडक्ट या साइफोन एक्वेडक्ट। ठीक है, और इसमें हो गया आपका सुपर पैसेज या कैनल साइफोन, या तो सुपर पैसेज होगा या तो आप लोगों की कैनल साइफोन होगा। लेकिन इसमें या तो सुपर पैसेज होगा या तो कैनल साइफोन, ये दोनों के बीच में से किसी एक होगा। तो इसमें जो आंसर है मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या होगा, इसमें जो आंसर है आप लोगों का होगा सुपर पैसेज। ठीक है, या तो सुपर पैसेज होगा या तो कैनल साइफोन होगा, क्योंकि ड्रेनेज ऊपर है। लेकिन जो अगर ऊपर भी हो तब भी क्या है, सच दैट इट्स फुल सप्लाई लेवल डज नॉट टच द अंडरसाइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि इसमें साफ ये बता रहा है कि ड्रेनेज ऊपर है, लेकिन ये जो कैनल नीचे कैनल है, कैनल की जो पानी है ना, वो ड्रेनेज की लेवल को, ये जो ड्रेनेज की लेवल है इसको क्रॉस नहीं है, मतलब क्रॉस नहीं किया है। मतलब जो फुल सप्लाई लेवल है इट डज नॉट टच दी अंडर साइड, अंडर साइड ये हो गया नीचे की साइड को टच नहीं किया, मतलब नीचे ही पानी के लेवल है कैनल का, तो उसमें हो जाएगी सुपर पैसेज। और अगर मान लीजिए कैनल की पानी ड्रेनेज लेवल की ऊपर चला गया तो उसमें हो जाएगी आप लोगों की साइफन आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे डिफरेंस हो सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कैनल ऊपर है और ड्रेनेज नीचे है, और ड्रेनेज की जो पानी है वो नीचे है और कैनल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसमें होगा एक्वेडक्ट, और अगर क्रॉस हो रहा है तो साइफोन एक्वेडक्ट होगा। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि बहुतों का गलत हो जाता है। तो इसको आप लोगों को समझना है कि मैं क्या बता के रखा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, द इरिगेशन वाटर इज सेड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी इफ इट कंटेन्स। इरिगेशन वाटर जो है वो सेटिस्फैक्टरी कब नहीं होगा, जब उस वाटर में क्या रहेगा, केमिकल टॉक्सिक्स टू प्लांट्स, पर्सन्स यूजिंग द प्लांट्स एज फूड, chemicals which reacts with the soil to produce unsatisfactory moisture characteristics, बिल्कुल, bacteria injurious to person or animal eating plants irrigated with water। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग देख पा रहे हैं सारे आंसर मैच हो रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज बिकम्स इम्परमिएबल, मतलब पानी परमिएट नहीं कर सकता या पानी अंदर से नहीं जा सकता आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज इफ इट इज इरिगेटेड विथ ए वाटर कंटेनिंग कितना परसेंट सोडियम, if it is irrigated with a water containing कितना परसेंट सोडियम होना होगा। देखिए इसमें यह बताया गया है कि सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज बिकम्स, मान लीजिए कोई सैंड है, ठीक है, सैंड इसमें गुड ड्रेनेज है लेकिन ये इम्परमिएबल बन जाएगा आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज, बहुत साल यूज करने के बाद इसके अंदर से पानी जो है वो पास नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा, जब मान लीजिए मैं ये जो सैंड है इसके ऊपर मैं यूज करूंगा उस तरीके का पानी जिसमें कितने परसेंटेज सोडियम रहे। whenever the water contains 85% सोडियम, ठीक है, 85% सोडियम पानी में रहेगा तो पानी क्लॉग्ड हो जाएगा या ब्लॉक्ड हो जाएगा, जिसके बाद पानी मतलब सैंड इम्परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, in India rainfall is generally recorded at 8 AM, 12 noon, 4 PM and 8 PM। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगी 8 AM। ठीक है, इंडिया में जनरली सुबह सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सुबह सुबह किया जाता है नॉट रात को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेनफॉल टाइप रेन गॉज produces a mass curve of rainfall, records the cumulative rainfall, is sometime called integrating rain gauge और continuous rain gauge। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज को कभी कभार इंटीग्रेटिंग रेन गॉज या कंटिन्यूअस रेन गॉज कहते हैं। तो फाइनली जो है तीनों ऑप्शन मैच हो रहा है, सो आंसर हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग के, इन इंडिया द रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज यूज्ड इज, कौन सा टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग गॉज यूज होता है इंडिया में। द टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग गॉज विच इज यूज्ड इज फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग गॉज। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप रिकॉर्डिंग गेज या रिकॉर्डिंग गॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन ए कैचमेंट बेसिन द बेस्ट मेथड इज, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा किस चीज के लिए, फॉर फाइंडिंग आउट द एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन इन ए कैचमेंट बेसिन द बेस्ट मेथड इज आइसोहाइटल मेथड। ध्यान रखना सबसे बढ़िया मेथड जो है एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आइसोहाइटल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, इसके बाद इसका जो आंसर क्या होगा, while calculating the average depth of annual precipitation in catchment basin importance to individual rain gauge station is given by, इसका जो आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी एंड सी, मतलब बी एंड सी ये दोनों आंसर बन जाएगा कब, while calculating the average depth of annual precipitation in a given catchment basin
इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल रेन गॉज स्टेशन, दो इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है दो मेथड में, एक है थियरसन पॉलीगन मेथड या थियरसन मीन मेथड एंड दूसरा हो गया हम लोग की आइसोहाइटल मेथड, दोनों मेथड में। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सबसॉइल ग्रेविटी इज नोन एज, इसके बाद इसमें क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द सबसॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज, कितना जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा विच इज रिक्वायर्ड बाय द सबसॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, तो इसमें जो आंसर होगा वो हम लोग ये देखिए, पोरोसिटी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। पोरोसिटी का मतलब है तो इसमें जितने भी वाटर वो रिटेन्ड हो जाएगी, डेट वन इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, इसका जो आंसर है जो कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट क्वेश्चन फॉर ए ब्रॉडगोज वुडन स्लीपर ऑफ साइज 20 to 75 into 25 in 30 सेंटीमीटर विद 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ब्रॉडगॉस के लिए पूछ रहा है, स्लीपर डेंसिटी दे के रखा है, स्लीपर स्पेसिंग दे के रखा है। ठीक है, हमें निकालनी है मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट क्वेश्चन। डेप्थ कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है जो स्लीपर स्पेसिंग है माइनस ऑफ विथ दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2, इससे अगर मैं 50/2 हो जाएगी, जो कि आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज, स्लीपर डेंसिटी जो है इंडिया में नॉर्मली रखा जाता है M+7 टू M+2 टू M+7। ठीक है, ये हो गया हम लोग की स्लीपर डेंसिटी इंडिया के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, किस चीज का इंडेक्स है ये, कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, इट इज द इंडेक्स ऑफ बोथ हार्डनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द स्लीपर विच सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर आर, कौन से स्लीपर सेटिस्फाई करते हैं आइडियल स्लीपर्स की, ठीक है, रिक्वायरमेंट, कास्ट आयरन स्लीपर्स, आरसीसी स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स एंड वुडन स्लीपर्स। इसका जो आंसर हो जाएगी वो है वुडन स्लीपर्स। द वुडन स्लीपर्स विल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल स्लीपर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रॉड गॉज इज कितना वाइड, देखिए मीटर गॉज, ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज। नैरो गॉज में 0.762, ये हो गया नैरो गॉज, ये हो गया मीटर गॉज और ये हो गया ब्रॉड गॉज। ठीक है, 1.676 मीटर, जो ऑप्शन है हम लोग के डी। उसके बाद फॉर मेन सिटीज एंड रूट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी द टाइप ऑफ गेज एडॉप्टेड इज, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है मतलब जहां पे भीड़ ज्यादा है तो उसमें कौन सी टाइप ऑफ गेज यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है ब्रॉडगॉज रेलवे। ठीक है, बिजी रेलवेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के फॉर द अनडेवलप्ड एरियाज द टाइप ऑफ गेज एडॉप्टेड इज, अनडेवलप्ड एरियाज के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर गॉज। ठीक है, ब्रॉड गॉज नहीं यूज करते, मीटर गॉज यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के the gauge representing the maximum width and height up to which a railway vehicle may be built is known as, इसको क्या कहते हैं, the gauge which represents the maximum width and maximum height up to which a railway vehicle may be built, that one is known as broad gauge और narrow gauge। ये तो types of लाइंस है, लेकिन जो भी हाइट होगा उस हाइट को कहते हैं लोडिंग गेज, लोडिंग गॉज या लोडिंग गेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के इन इंडिया फॉर मीटर गॉज ट्रैक द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए लोडेड वुडन वैगन इज फिक्स्ड एज, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, देखिए देके रखा है इसमें द गेज रिप्रेजेंटिंग
मैक्सिमम विड्थ एंड हाइट अप टू व्हिच रेलवे लाइन में बी बिल्ड फॉर ब्रॉड गॉज के लिए मैक्सिमम हाइट जो रखा है 4.72 मीटर और मीटर गॉज के लिए रखा है 3.43 मीटर। जो सो इसीलिए इसमें पूछा गया है मैक्सिमम हाइट फॉर द लोडेड गुड्स वेजन और मीटर गॉज के लिए पूछ रहा है, तो इसमें 3.43 मीटर होगा। और अगर इसी में ही मीटर ब्रॉड गॉज होता तो इसमें 4.72 मीटर होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द कोनिंग ऑफ व्हील इज मेड टू प्रिवेंट। व्हील्स में जो कोनिंग किया जाता है मतलब जो पटरी के ऊपर व्हील्स जाते हैं ना, इसमें व्हील्स में आप हमेशा देखिए कि जो भी व्हील जाएगा ना, ये व्हील्स हमेशा कैसा है दिखने में, इस तरीके का व्हील्स है। इसमें बाकी जो व्हील का शेप है ना वो इस तरीके का है, मतलब कोनिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है, मतलब जो भी व्हील्स है हालांकि है तो सर्कुलर शेप, लेकिन व्हील्स के जो सर्कुलर शेप है ये पूरा फ्लैट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत क्या है अंदर की तरफ दे के रखा है कोनिंग। तो ये क्यों किया जाता है, for the lateral movement of the axle, for the lateral movement of the wheels, damage of the inner side of rail, all of this। तो इसका जो ऑप्शन है हम लोगों का हो जाएगी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बिकॉज कोनिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हमें हम लोग प्रिवेंट कर सके किस चीज को, डैमेज टू द इनसाइड रेल्स, लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल्स को, सारे चीजों को हम लोग प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कोनिंग ऑफ व्हील। नेक्स्ट है क्रीप इज द डैश मूवमेंट ऑफ रेल। क्रीप में क्या होगा, lateral, longitudinal and vertical। creep is the one type of longitudinal movement of rails। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, creep is greater on curves in new rails than in old rails, both option A and B। जो creep जो है दोनों में ही हो सकता है, नया रेल में भी पुराना रेल में भी, एंड स्पेशली creep is provided on bridge। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 92 के बाद, द इरिगेशन इंजीनियरिंग में बी डिफाइंड एज, कौन सी होगा, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स, बिल्कुल सही। ए साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम, बिल्कुल सही। द इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड हार्नेसिंग द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनल्स एंड फाइनली डिस्टर्बिंग द वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो आंसर है वो हो जाएगी आप लोग का ऑल ऑफ द अबव, कैनल्स के इरिगेशन इंजीनियरिंग के मामले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, while water is no sorry while the irrigation is necessary in an area where there is scanty rainfall, when the rainfall is not uniform, where the commercial crop requires more water, all of the above। the irrigation is necessary in an area, कौन सी एरिया में जरूरी है, वेयर देयर इज स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, पानी जहां पे कम है, व्हेनेवर रेनफॉल जिसमें यूनिफॉर्म ना हो, कॉमर्शियल क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर। सो इरिगेशन जो है इसका आंसर हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव, इट इज नेसेसरी इन दोज एरियाज वेयर ऑल दिस फैक्टर्स आर फॉलोइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, द इरिगेशन वाटर इज सेड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी इफ इट कंटेन्स, क्या चीजें होने पर इसको हम लोग अनसेटिस्फैक्टरी बोलेंगे। इसमें होगा केमिकल टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड पर्सन यूजिंग द प्लांट एज फुल बैक्टीरिया इंजरी। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, फॉर द इरिगेशन पर्पसेस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो वाटर यूज किया जाता है उसका पीएच वैल्यू होगा आप लोग का रेंज के अंदर है, डेट इज 6 to 8.5, 6 to 8.5, जो कि हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर का भी रेंज है। थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग वाटर का ज्यादा है, डेट इज 6.6 to 8.5 है। सिमिलरली इरिगेशन पर्पस के लिए भी वाटर का जो पीएच होगा वो 6 to 8.5 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन दैट्स द चेंजेस ऑफ वाटर लॉगिंग, इरिगेशन इंक्रीजेस होगा या डिक्रीजेस होगा, इरिगेशन
इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग, इरिगेशन करने के कारण वाटर लॉगिंग हो सकता है, पानी जमा हो सकता है, ठीक है, इंक्रीजेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, एरिया जमीन का और वाटर कितना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड क्रॉप पीरियड, एरिया इमंग हेक्टर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें जो है हेक्टर पर क्यूमेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हो जाएगी हम लोग का ड्यूटी, सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के the total depth of water required by a crop during the entire period of the crop in the field is known as, इसमें जो आंसर है वो हो जाएगी टोटल डेप्थ के बारे में पूछ रहा है, तो डेप्थ को हम लोग क्या कहेंगे, डेप्थ को हम लोग कहेंगे डेल्टा। हमेशा ध्यान रखना एक फॉर्मूला है इरिगेशन में, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, बेस पीरियड बाय ड्यूटी, ठीक है, बी का मतलब है बेस पीरियड, डेल्टा का मतलब है टोटल डेप्थ एंड ड्यूटी हो गया हेक्टर पर क्यूमेक में, सो इसका जो डेप्थ मांग रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ द आर्ट इज टेकन इनटू अकाउंट, जिसमें आर्ट की जो कर्व सरफेस है उसको लिया जाता है, उस सर्वेइंग को कहते हैं हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the surveying which is used to determine additional details such as boundaries of field, फील्ड के बाउंड्री या जमीन के बाउंड्री के साथ जो रिलेटेड है उस टाइप ऑफ सर्वेइंग को हम लोग कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, जमीन के साथ जो रिलेटेड है बाउंड्री, खासकर बाउंड्री, तो उसको कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। उसके बाद नेक्स्ट है परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनेज फॉर मेजरमेंट ऑन, और मेजरमेंट इसके लिए क्या होगा, परमिसेबल लिमिट क्या हो जाएगी इसका, ऑप्शन नंबर जो है वो आप लोगों का डी हो जाएगा, दैट इज 1:250 इज द परमिसेबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनेज फॉर मेजरमेंट हिली और राउंड ग्राउंड, जो कि हिली या राउंड ग्राउंड में परमिसेबल लिमिट कौन सा होगा, 1:250। उसके बाद नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि इन ए डायगोनल स्केल ओनली, देखिए डायगोनल स्केल एक ऐसा टाइप ऑफ स्केल है जिसमें तीन तरीके का रीडिंग देख सकते हैं, यूनिट 10 10 100, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की ऑप्शन नंबर सी, यूनिट 10 10 100, तीन डिजिट तक देख सकते हैं। उसके बाद इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज रिटेन दैट स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, व्हिच रेशियो डज इट कॉरेस्पॉन्ड, रेशियो कौन सा होगा, देखिए 1 सेंटीमीटर बाय 100, ये सेंटीमीटर ना, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, लेकिन ये मीटर में, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो नीचे हो जाएगी 4 जीरो, सो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का ये 1:40, 1:10,000। नेक्स्ट है ए लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड स्टेशन ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, कोई भी लाइन जो फिक्स्ड स्टेशन को ज्वाइन करते हैं सर्वेइंग के टाइम पे, दैट लाइन इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहेंगे
चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, क्रॉस लाइन, जो भी लाइन फिक्स स्टेशन को ज्वाइन करते हैं सर्वे लाइन में, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टाई लाइन। ठीक है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टाई लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, इन ए वेल कंडीशन ट्राइंगल वन एंगल शुड नॉट बी लेस देन, कोई भी एंगल वेल कंडीशन ट्राइंगल में ध्यान रखना 30 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज वेल कंडीशन ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग कौन सी चीज की प्रोसेस है, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग रेंजिंग रॉड ऑन द एक्सट्रीमिटीज ना, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटीज। रेंजिंग का मतलब है दो एक्सट्रीम पॉइंट है जिनके बीच में हमें मेजर करना है, इनके बीच में जो चेन लाइन है उसको रखेंगे और मेजर करेंगे, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेंजिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, व्हाट इज द एंगल इन डिग्री बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में दो शीशा के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, दो शीशे के बीच में हम लोग की जो ऑप्टिकल स्क्वायर है इसमें दो शीशे के बीच में मिनिमम जो है एंगल वो कितना होगा, इन ऑप्टिकल स्क्वायर द एंगल विल बी मिनिमम 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड डायरेक्टली विद द फिल्म। लीनियर मेजरमेंट्स कहते हैं मतलब करा जाता है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा होगा इसमें, द ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड डायरेक्टली, लैंड सर्विंग, चेन सर्विंग, इंजीनियरिंग सर्विंग एंड टोपोग्राफिक सर्विंग। जिसमें लीनियर मेजरमेंट्स किया जाता है उस सर्विंग का नाम है चेन सर्विंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग द एंड्स ऑफ द चेन लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर, ठीक है, एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, मार्किंग द एंड्स ऑफ द साइड लाइन इज ए, इसमें क्या है, मार्किंग द एंड्स ऑफ द चेन लाइन is an example of कौन सा, marking the ends of the chain length is an example of positive error, negative error, cumulative and compensating error। कॉम्पेंसेटिव एरर होगा, क्यों, रीजन ये है इन लाइंस को मार्क करने का मतलब ये है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर इस तरीके का एरर है जो कि हम लोग इसको ठीक नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी कॉम्पेंसेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्केल इज टू बी डिवाइस टू रीड इनटू मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। कौन सा स्केल होगा इसमें, स्केल इज टू बी डिवाइस टू रीड मीटर। देखिए इसमें तीन मतलब डेसिमल्स है, तीन डिजिट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये तो ध्यान रखना है कि डायगोनल स्केल तो होगा, इसके बाद वर्नियर स्केल भी हो सकता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, आइदर डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा चीज यूज नहीं कर सकते, लाइन रेंजर, स्टील टेप, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टफ।
तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, which of the following is not used in perpendicular in measuring perpendicular offsets, कौन सा होगा, लाइन रेंजर, स्टील टेप, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टॉप, ऑप्शन हो जाएगी लाइन रेंजर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, which of the following is least affected by temperature changes and is highly precise, लीस्ट अफेक्टेड जो है एंड हाईली प्रिसाइज जो है वो हो जाएगी हम लोगों का इन्वर्ट टेप, क्योंकि इन्वर्ट एक ऐसा टेप है जिसमें एरर बहुत कम रहते हैं। ठीक है, वेरी हाई एक्यूरेसी टाइप ऑफ टेप। उसके बाद द एरर ड्यू टू सैग ऑफ द टेप और चेन, ये इस तरीके का एरर है जो सैगिंग वाला एरर है जिसको हमें ठीक करना होगा, और इस तरीके का एरर जो है वो एक्चुअली हम लोग के पॉजिटिव एरर है, क्योंकि लेंथ अगर मान लो इसका 5 मीटर है, ये बढ़ जाएगा तो एरर जो है पॉजिटिव एरर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। In an optical square, the angle between the first incident ray and the last incident ray, कौन सी कितना डिग्री एंगल होगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में जो भी एंगल होगा that angle will be 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in surveying the horizontal angle which a line makes with the magnetic meridian is called as, सर्वेइंग में हॉराइजेंटल एंगल जो भी बना लिया जाता है विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दो चीजें हैं, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस माइनस ऑफ डिक्लिनेशन, एक फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू मेरिडियन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस माइनस ऑफ डिक्लिनेशन। सो इसमें द हॉराइजेंटल एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 87, द होल सर्कल बियरिंग, देखिए ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसमें एंगल जो है नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट के तरफ है, मतलब ये एंगल है। तो इसको होल सर्कल बियरिंग में ये वाला एंगल हमें लिखना है, मतलब हमें 360 से 87 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 3 और 273, मतलब 273 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, उसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कौन सी टाइप ऑफ मेथड होगा जो कि कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन दोनों एरर को एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। दैट वन इज फ्लाई लेवलिंग, लेवलिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ फोर साइड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टाइप ऑफ लेवलिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड, मतलब आगे देखने और पीछे डिस्टेंस जो मेजर करता है दोनों की लेवलिंग को इक्वलाइज करेंगे। सो दैट मेथड इज यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर रिप्रेजेंट्स ए, कौन सा इस क्लोजली स्पेस्ड, लेकिन ध्यान रखना क्लोजली स्पेस्ड और कंटूर लाइंस इट डिनोट्स स्टीप स्लोप। ठीक है, इस तरीके का, तो ये बदल रहा है लेंथ, तो दिस टाइप ऑफ कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स ए स्टीप स्लोप, स्टीप का मतलब है बहुत ज्यादा ऊंचा स्लोप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
कंटर लाइंस इज ड्रॉन ऑन द मैप आर द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू। कॉन्टोर लाइंस जो है वो हमेशा पास होगा थ्रू द सेम एलिवेशन, ठीक है, ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्टोरिंग इज, द डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्टोरिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, क्विक मेथड adapted for large survey, most accurate method suitable for hilly terrain, it is the most accurate method। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के which of the following is not a permanent adjustment in theodolite, theodolite की कौन सी परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है? एडजस्टमेंट ऑफ ए वर्टिकल प्लेट लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स, एलिमिनेशन ऑफ। इसमें जो आंसर है वो हो जाएगी नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन थियोडोलाइट। कौन सा नहीं है? एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल प्लेट लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आप लोगों का एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल, ठीक है। दिस इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट, बाकी सारे परमानेंट एडजस्टमेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड, किससे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे साइज ऑफ द थियोडोलाइट? इट इज एक्चुअली स्पेसिफाइड बाय डी, आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाय द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल इज कॉल्ड, क्या कहेगा रेशियो? देखिए दो चीजें हैं इसमें, d इज इक्वल टू, जैसे आप लोग को पता होगा फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ठीक है। एक एडिटिव कांस्टेंट है, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ठीक है। k इज इक्वल टू एफ बाय आई, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फोकल लेंथ बाय स्टेडिया इंटरवल, जो कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइटिंग फैक्टर कहेंगे, ठीक है, k। तो ऑप्शन हो जाएगी इसकी बी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल, कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगी डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है? सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स, बोथ ए एंड बी। ऑब्वियस सी बात है जो क्रॉस स्टाफ ये दोनों चीजों के लिए यूज होता है, या एक चीज है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड ओनली फॉर, ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि जो भी एंगल यूज होता है वो सिर्फ हम लोग क्रॉस स्टाफ यूज किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर की तरह ही क्रॉस स्टाफ यूज किया जाता है फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टकल टू, कौन सा चीज के लिए ऑब्स्टकल है? बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टकल टू बोथ चेनेज एंड रेंजिंग, चेनेज बट नॉट रेंजिंग, रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, नाइदर चेनिंग नॉट। तो किस चीज के लिए ऑब्स्टकल है ये? बिल्डिंग, बिल्डिंग इज द ऑब्स्टकल टू बोथ द चेनिंग एज वेल एज रेंजिंग, दोनों चीज के लिए ऑब्स्टकल है बिल्डिंग। उसके बाद द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनेज इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्शन जो है वो स्लोप के लिए, स्लोप करेक्शन की उसके कौन सा प्रोपोर्शनल होगा? दैट वन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एच स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है एच स्क्वायर बाय 2l, ठीक है। ऑफसेट्स आर, ऑफसेट्स क्या होगा? ऑफसेट्स आर लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन, टाई और चेक लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, sets of minor measurements in chain serving chain lines which go out of alignment। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑफसेट्स आर लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। देखिए ऑफसेट्स का मतलब ये है कि दो चीज का ऑफसेट हो सकता है, एक हो गया परपेंडिकुलर ऑफसेट, एक हो गया ऑब्लिक ऑफसेट। अगर 90 डिग्री बनेगा तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट है, और ये अगर अलग डिग्री में बना अदर देन 90 डिग्री तो ये हो गया ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट जो है लेटरल मूवमेंट होगा, लेटरल मेजरमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज,
जो भी एक्यूरेसी के लिए यूज होता है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द चेक लाइन। उसके बाद एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन एवरी 20 मीटर चेन जो है उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए प्लस माइनस ऑफ 5 mm, और एवरी अगर 30 मीटर चेन के बारे में पूछे तो उसमें जो एक्यूरेसी हो गया वो प्लस माइनस ऑफ 8 mm होगा, ठीक है, 20 के लिए 5 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की मैक्सिमम एलोएबल लिमिट अप टू डेट ए मेजरेबल मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, क्या कहेगा इसको, एलोएबल लिमिट को कहेगा परमिसेबल एरर, मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज परमिसेबल एरर। उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर चेन इज, कितना लिंक्स होगा, ध्यान रखना 20 मीटर वाले चेन में हम लोग के 100 लिंक्स है, वैसे ही 30 मीटर वाला चेन में 150 लिंक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एरर इज कॉस्ट इफ, पॉजिटिव एरर कब होगा, जब लेंथ जो है उसका लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है मतलब लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, तो पॉजिटिव एरर नहीं होगा। स्लोप एंड सेक करेक्शन इज नॉट अप्लाइड एंड measurements are made along the incorrectly aligned line और all options are correct, बिल्कुल सही। पॉजिटिव एरर जो है वो होगा जब ये हर एक ऑप्शन जो है फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर इन चेनिंग आर, कौन सा होगा कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ए चेन इज फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाय, किस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इट कैन बी एडजस्टेड बाय एनी वन ऑफ द अबोव। रीजन ये है चेन अगर छोटा हो तो उसको हम लोग लंबा कर सकते हैं बाय स्ट्रेटनिंग, जितने भी लिंक्स है उसको सीधा करके या तो एक्स्ट्रा लिंक्स डाल के या तो हम लोग सर्कुलर जो रिंग है उसको सीधा करके, ठीक है, सीधा करने से सर्कुलर चीजें लंबा हो जाती है, तो इस तरीके से लंबा किया जा सकता है, मतलब एनी वन ऑफ द अबव हो जाएगी। उसके बाद चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, चेनेज जो है वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर होता है, अलोंग द चेन लाइन, ठीक है। इन द चेन सर्वेइंग एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज, कौन सी फर्स्ट स्टेप किया जाता है, द फर्स्ट स्टेप इज द रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, ठीक है, चेन सर्विंग है, रिकॉग्नाइजेंस पहला किया जाता है। इन दिस सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज, स्लोप करेक्शन जो है वो कौन सा टाइप ऑफ करेक्शन होगा, द स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव व्हिच कैन बी कंपेंसेटेड, मतलब उसको हम लोग सही कर सकते हैं, तो those type of errors are slope correction, always cumulative error slope correction। if h is the difference in height between endpoints of the chain of length L, the required slope correction, अभी मैंने बताया था आप लोगों को h square by 2l फॉर्मूला स्लोप करेक्शन इन हाइट के लिए, ठीक है, डिफरेंस इन हाइट के लिए। चेक लाइन ऑन प्रूफ लाइन इन चेन सर्वेइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए यूज होता है चेक लाइन, एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वे बी वेल एडॉप्टेड वन, किस चीज के लिए चेन सर्वेइंग यूज किया जाता है, चेन सर्वेइंग जो है हमेशा स्मॉल सर्वेइंग के लिए यूज किया जाता है बट इन ओपन ग्राउंड। उसके बाद द सेक करेक्शन इन सर्वेइंग इज ऑलवेज, जो सेक करेक्शन होगा वो हमेशा ही निगेटिव होगा, रीजन ये है सैगिंग होगा तो ऑलरेडी लेंथ बढ़ेगा, उसको करेक्शन करने के लिए हमेशा हम लोग माइनस करेंगे, तो निगेटिव करेक्शन। What is the true area in acres if the area calculated by chain which is found to be 0.8 links too long is, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा से करने से 100 एकर्स मिल रहा है, तो ट्रू एरिया क्या होगा, ट्रू एरिया होगी हम लोग का 101.6, ठीक है। उसके बाद करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स, कैसा करेक्शन होगा 1.5 अल्फा स्क्वायर बाय 100 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द चेन लाइन में बी सेट आउट विद, किससे हम लोग सेट कर सकते हैं, दो टाइप ऑफ क्रॉस स्टॉप है, ओपन क्रॉस स्टॉप एंड फ्रेंच क्रॉस स्टॉप।
उसके बाद ओपन क्रॉस स्टॉप से जो है हम लोग सेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंच क्रॉस स्टॉप से हम लोग 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री सब सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप हो गया, क्योंकि ओपन क्रॉस स्टॉप से सिर्फ 90 डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज, क्या होगा? द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इट प्रोवाइड्स ए चेक ऑन द इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि राइज माइनस ऑफ द फॉल इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द बैक साइड माइनस ऑफ द समेशन ऑफ फोर साइड। तो ये जो भी है ये चेकिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा? दिस वन विल बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ द साइड। उसके बाद नेक्स्ट है, द हॉरिजॉन्टल लाइन, द लाइन सिंपल, द लाइन व्हिच इज नॉर्मल टू द वर्टिकल एक्सिस इज, उसके बाद नेक्स्ट है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज, जो भी प्लम लाइन के नॉर्मल होगा दैट लाइन इज नोन एज द लेवल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन द, कौन सा प्लेन होगा? लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन द वर्टिकल प्लेन, क्योंकि जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा या तो मतलब हम लोग जो भी डिस्टेंस लेवलिंग स्टाफ में लेंगे सब वर्टिकली लेंगे तो वर्टिकल प्लेन होगा। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स एस ए कंप्लीट चेक ऑन ऑल ऑफ द, बैक साइड भी है, फोर साइड भी है एंड इंटरमीडिएट साइड भी है। सिर्फ ये जाता है कौन सी मतलब राइज एंड फॉल मेथड में। उसके बाद क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप से आर फिटेड, क्रॉस हेयर जो है कहाँ पे होगा? दे आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस, आई पीस के सामने क्रॉस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन, जिसका एलिवेशन हमें पता हो, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द बेंचमार्क व्हिच इज एक्चुअली ए टेम्पररी स्टेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, the correction is in elevation due to curvature and refraction is equal, is proportional to d square by r होगा। ऑप्शन नंबर बी। A level line is the one kind of the line which is parallel to the mean spherical surface, किसको level line। The height of the instrument is equal to the height of the instrument is equal to the RL of the backside, RL of the benchmark plus the backside, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। उसके बाद ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज ए चेंज पॉइंट इज कॉल्ड फोर साइड रीडिंग। उसके बाद द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्नाइजेंस ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज द फ्लाई लेवलिंग, दैट लेवलिंग इज कॉल्ड एज, ठीक है। In an adjustment level when the bubble is central, the axis of the bubble tip becomes as parallel to the line of the collimation। उसके बाद next है, an internal focusing type surveying telescope may be focused by the movement of the concave lens in the telescope। Which of the following leveling carried out to determine the elevation difference between two points on the surface of the earth, कौन सी leveling यूज किया जाता है? डिफरेंशियल लेवलिंग यूज करके दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है,
The surface of zero elevation around the earth which is slightly irregular and curved is known as, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे mean sea level. The sensitivity of the level tube decreases, कब sensitivity decrease होगा, कम होगा, if the viscosity as well as surface tension are increased, दोनों ज्यादा होने से थिक हो जाएगी और सेंसिटिविटी कम हो जाएगी. Which of the following leveling method is used to determine the difference of elevation of 2 points that are quite apart? That leveling is called as reciprocal leveling. उसके बाद next है which of the following are correct for sensitivity of the bubble tube? Sensitivity increases with the decrease in the viscosity of the liquid. बिल्कुल सही है, ये अभी मैंने बताया था आप लोगों को. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the correct ratio of refraction correction to curvature correction? कौन सा होगा इसमें, 1/7 होगा जो कि करेक्ट रेशियो है. द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल इज कॉल्ड एज, मीन सी लेवल के हिसाब से उसी लेवल को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड लेवल. ठीक है. उसके बाद which of the following is true for the correction for curvature? कर्वेचर के लिए कौन सी करेक्शन सही होगा? It is always negative and curvature correction is always negative and proportional to the square of the distance between the staff and instrument. The difference between the last RL and the first reduced level is difference क्या होगा, is equal to the difference of the back side minus of the forward side. ये एक चेक है. ठीक है. उसके बाद correction of length due to reduction to mean sea level is नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज, कौन सा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर्ड लेंथ. उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ए पॉइंट? ये हो जाएगी आपका रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस ऑफ फॉल, और अगर बैक साइड होगा तो प्लस राइज करेंगे. ठीक है. उसके बाद इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए हाईवे ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर द पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग अ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, the artwork may be calculated by prismatic formula, trapezoidal formula, midsection formula. सभी से किया जाता है. all options are correct. The assumption on which the trapezoidal formula for volume is based is उस assumption को कहेंगे all options are correct. Which of the following method estimates the base volume of earthwork of an irregular embankment? कौन सी बेस्ट है? इनमें से सबसे बेस्ट जो है सिम्पसन्स 1/3 रूल या सिम्पसन्स मेथड. उसके बाद which of the following set of internal angle of a triangle does not show well conditioned triangle? अगर 30 से कोई कम हो does not show, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हम लोगों की 35, 80 एंड 65, ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद नेक्स्ट है द लेंथ एंड लिंक्स ऑफ रेवेन्यू चेन रेस्पेक्टिवली कितना है होगा. देखिए बहुत टाइप ऑफ चेन है, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, मेट्रिक चेन. ठीक है. इंजीनियर चेन, सबके अलग अलग है, लेकिन रेवेन्यू चेन का है हम लोगों की 33 फीट एंड 16 लिंक्स. उसके बाद इफ द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज 35 एंड दैट ऑफ द बी सी इज 15 एंड द इंक्लाइंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन. देखिए इसमें क्या है, फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी जो लाइन है इसकी फोर बियरिंग जो है वो 35 डिग्री है, एंड बैक बियरिंग एंड दैट ऑफ द लाइन बी सी एंड दैट ऑफ द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बी सी इज 15 डिग्री. ठीक है. 15 डिग्री. तो अगर ये 15 डिग्री है तो हमें पूछ रहा है देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा. देखिए अगर ये 35 डिग्री है और ये हम लोग की जो एंगल है मतलब ये 15 डिग्री है,
तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल होगा ठीक है, क्या होगा इसके दोनों के बीच में एंगल? दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 160 डिग्री होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड कॉन्टूर लाइंस आर उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज्ड कंटूर लाइंस विद हाई वैल्यू इनसाइड। अगर कोई वैल्यू कंटूर्स में इनसाइड में हाई वैल्यू है मतलब क्या होगा? वो हिल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे मोस्ट एक्यूरेट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल के लिए? थियोडोलाइट है। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ प्लेइंग टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन द पॉइंट्स आर एक्सेसिबल होगा, तभी यूज किया जाता है। इन ए मैट्रिक्स इन द नंबर ऑफ द लिंक्स पर मीटर रन। नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन में कितना होगा? 5 लिंक्स होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रश रिंग इन ए सर्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रश रिंग इन ए सर्वेयर चेन इज। डिस्टेंस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन ए घंटा चेन इज 100 लिंक्स। उसके बाद नेक्स्ट है चेन सर्विंग इज मोस्ट सुइटेबल व्हेन। कब होगा? व्हेन द ग्राउंड इज फेयरली लेवल और एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, plans are required on a large scale। all options are correct। ठीक है। उसके बाद EDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, EDM का फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसमें क्या होगा? The instrument dash instrument is used to sight to an object। कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डेट इज एलिडेड। ये एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल में। ठीक है, एलिडेड यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है which of the below is used for leveling a plane table। प्लेन टेबल के लिए लेवलिंग के लिए कौन सा यूज करता है? स्पिरिट लेवल। ठीक है। उसके बाद ए प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड इन द प्लेन टेबल। प्लम्बिंग फॉर्क यूज किया जाता है सेंटरिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज ए टर्म यूज्ड दैट प्रिवेंट्स द नीडल फ्रॉम पॉइंटिंग टू अ मैग्नेटिक नॉट इन ए गिवन लोकेलिटी। ये कौन सा चीज है जो प्रिवेंट करता है? ये हो गया लोकल अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह जो है ये सारे लोकल अट्रैक्शन में आता है, जो कि फुल नॉर्थ में एरो मतलब जो नीडल है उसको मूव करने नहीं देते, कुछ अट्रैक्शंस रहते हैं। ठीक है। उसके बाद चेन सर्विंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। कौन सा यूज करते हैं? चेन सर्विंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। मार्क कर लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेन सर्विंग जो है इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश लेवलिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट्स आर एट ए फार डिस्टेंस। कौन सी लेवलिंग में सबसे फार डिस्टेंस में है? इन द डिफरेंशियल लेवलिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स आर एट ए फार डिस्टेंस। उसके बाद स्टेडिया लेवलिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डैश लेवलिंग। स्टेडिया लेवलिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द फोरसाइट रीडिंग। उसके बाद रेसिप्रोकल लेवलिंग इज यूज्ड व्हेन। कब यूज किया जाता है रेसिप्रोकल? व्हेन द ऑब्स्टेकल्स आर देयर। जब बाधा वगैरह हो तब हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करेंगे। Which instrument is used in trigonometric leveling? Trigonometric leveling के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? दैट इज थियोडोलाइट यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेन एंड जियोरेटिक सर्विंग से सर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग बेस्ड ऑन प्लेन सर्विंग और जियोरेटिक सर्विंग डिपेंड करते हैं ज्यादातर शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी बिल्डिंग के लिए
प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दैस एरर्सेस आर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशंस, random errors are unavoidable fluctuation in the triangulation method. The whole area is divided into कितने कौन कौन सी ट्राइंगल्स में ट्राइंगुलेशन सर्वे में यूज होता है, ट्राइंगुलेशन सर्वेइंग में होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल वेल कंडीशन ट्राइंगल्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए मेथड ऑफ डूइंग रिसेक्शन, रिसेक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज नहीं किया जाता है, द नेक्स्ट मेथड इज द सॉल्विंग, सॉल्विंग जो है सॉल्विंग 4 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट प्रॉब्लम है इसमें यूज नहीं होते, ठीक है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट मैं आप लोग को फिर से 200 क्वेश्चन की सीरीज बताऊंगा आप लोग को, जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स कंबाइंड रहेगा। जैसे इस बार की 200 क्वेश्चंस में आप लोग की सर्वेइंग थी, फिर उसके बाद इरिगेशन था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स था, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। बस आप लोग क्वेश्चंस को देखिए ताकि है ना जितने हो सके आप लोग के काम आए हैं, ओके। और अगर पसंद आए हो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है देन यू आर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ठीक है। और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, बाय बाय।